नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक कहावत है कि सफलता नई नवेली बहू होती है और असफलता सास। यही कुछ इस तरीके का ही किस्सा कहानी इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी सास एक साथ गली गली शहर शहर निकल आई हैं और कोस रही हैं कि भाई फला ने गड़बड़ कर दिया, ढिका ने गड़बड़ कर दिया। और कई जगह तो प्रत्याशी ही सास बने हुए हैं। वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे वो तो सन्नाटे में हैं। किसी का बयान और चेहरा भी ऐसा इधर सामने नहीं आ रहा है। एक नेता बहुत समाप्तवादी पार्टी कहा करते थे समाजवादी पार्टी को, वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 33 सीट पर सिमटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही थी, अंदर जो लड़ाई अंदर अंदर चल रही थी, वो अंदर की लड़ाई, घर की लड़ाई सड़क पर आ गई। जो अंदर अंदर लड़ाई थी वो सड़क पर आ गई है और जो हारे हैं वो आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आस्तीन में छिपे सांपों ने डस लिया, गद्दार हैं पार्टी के। बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी से गद्दारी की है। तिलमिलाए हुए हैं हारे वाले प्रत्याशी। ज्यादातर मंत्री उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं। ज्यादातर मंत्री जो जीते हैं, नेता बड़े, वो बमुश्किल जीते हैं। ऐसे में सब ने अब पार्टी के भीतर के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, विधायकों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, संगठन पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। उन्नाव से साक्षी महाराज हालांकि लगातार तीसरी बार किसी तरीके से संसद की डेहरी छूने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनका अंतर काफी घट गया। उन्होंने इसके अंदर इस घटती जीत के लिए कहा है कि पार्टी के भीतर कुछ गद्दार, कुछ आस्तीन के सांप जिम्मेदार हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ तो कमियां रही होंगी। मैं कल्याण सिंह के समय से राजनीति कर रहा हूं। यूपी में 80 की 80 सीटें ऐसा लग रहा था कि आएंगी। कुछ गद्दारों ने गद्दारी तो जरूर की है। जो आस्तीन के सांप बने हुए उनके लिए पार्टी समीक्षा करेगी। फतेहपुर से चुनाव हार गई केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने भी भीतरघात का दावा किया है, आरोप लगाया है और अपनी हार के लिए भीतरघातियों को जिम्मेदार ठहराया है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के नजदीकी लोगों का मानना है कि बीजेपी के कई नेता ऊपर से तो लगे थे लेकिन अंदर अंदर काट कर रहे थे, हरा रहे थे। जौनपुर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े अमित शाह के करीबी नेता कृपा शंकर सिंह भी कह रहे हैं कि शीर्ष नेताओं को इस हार की वजह वह जरूर बताएंगे। फिलहाल हार की वजह से बहुत सारे नेता जो भीतरघात को ही ठहरा रहे हैं। एक बड़ा वोट जो है वहाँ से निकल गया है। ओबीसी में बीजेपी का जो वोट था वो कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, साग की इन बिरादरियों में बड़ी सेंध लगी है। दलित बिरादरी का बड़ा हिस्सा और आश्चर्यजनक रूप से जो क्षत्रिय मतदाता कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में था वो खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ में चला गया है। इंडिया अलायंस उस गठबंधन का नाम है। अब इतनी सारी कहानी किससे अंदर अंदर चल रहे थे, भीतर भीतर चल रहे थे, लेकिन जो अंदर एक गुबार था वो एक तरीके से अंदर ही अंदर घुमड़ रहा था, कोई बाहर बोल नहीं रहा था। लेकिन कल जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बुरी तरह चुनाव हारे संजीव बालियान ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया तो ये मामला कुछ और बढ़ गया और पार्टी के अंदर इसे विद्रोह के रूप में दर्ज किया गया।
बालियान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज संगीत सोम ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम केवल कमल के फूल को जानते हैं, हमने किसी बालियान को नहीं जाना है और हम अपनी विधानसभा से हमने संजीव बालियान को जिताकर भेजा है। बालियान खुद समीक्षा करें कि वो अपने घर की 2 विधानसभाएं हार गए हैं जहां से वो खुद आते हैं। ऐसी इस तरीके की बातें हुई हैं, बहुत दो टूक कह दिया है। संगीत सोम ने भी बताया है कि वो किन परिस्थितियों में पार्टी के अंदर काम करते रहे हैं। आज अगर उनको इस तरीके की बातें कही जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि जो संगीत सोम ने एक और मुद्दा उठा दिया, वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन कर लिया उसका हमें फायदा नहीं हुआ। जो सीटें हम परंपरागत तरीके से जीत रहे थे वो सीटें भी हम हार गए। तो एक तरीके से संगीत सोम ने, बालियान ने भीतरघात का आरोप लगाया, संगीत सोम को कटघरे में लिया और संगीत सोम ने पूरे चुनाव रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन था वही गलत था। बालियान ने कहा कि संगीत सोम की सुरक्षा छीनी जाए, बात यहां तक आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। बालियान ने कहा कि उनकी सुरक्षा छीन ली जाए, उनको इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगीत सोम से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये सुरक्षा देना ना बालियान का काम है न और किसी नेता का काम, जिसको जितनी खतरा होता है ये सरकार तय करती है और बहुत सारे विपक्षी नेताओं को भी सुरक्षा मिली हुई है। बेहतर होता कि संजीव बालियान एक पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी फोरम पर ये बातें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 2 नेताओं, एक क्षत्रिय नेता है संगीत सोम और दूसरा जाटों का नेता है बालियान, इन दोनों में टकराहट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से चुनावों में मटियामेट कर दिया है। और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं भूपेंद्र चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चर्चा यह भी है कि चौधरी साहब अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिला पाए वहां पर। पता नहीं कितना सत्य है कितना झूठ है, लेकिन खूब चर्चा है इस बात की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही संगठन महामंत्री धर्मपाल भी आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बवाल मचा है। तो इतना कुछ अंदर अंदर पक रहा था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भी इस बार एटा से चुनाव हार गए। और राजू ने भी यही बात कही है कि उन्हें वो हारे नहीं, जनता ने उन्हें नहीं हराया है, उन्हें अपने पार्टी के नेताओं ने ही हरा दिया है। ये राजू ने कहा। बड़े भावुक हुए, उनके आंसू भी आ गए। राजू भैया बेहद संवेदनशील नेता हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी राजू भैया भी चुनाव हारेंगे, इस बार हार गए। बहुत सारे दिग्गज चुनाव हारे। स्मृति ईरानी ने भी भीतरघात के आरोप लगाए, कई जगह प्रशासन को लेकर भी आरोप लगे। अरुण गोविल ने भी मतदान के अगले दिन ही ट्वीट किया था कि जो चेहरे दिखते हैं वो होते नहीं हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। मार घसीट के किसी तरीके से 10,000 वोटों से वो जीत गए। अगर एक गुणा गणित देखें तो 2000 से जीतने वाले 5-6 उम्मीदवार हैं, 2-3 हजार, 5,000 के अंदर अंदर। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 11 सीटें ईवीएम नहीं डीएम के बल पर छीन ली गई। तो बहुत सारे इस तरीके की ये कथा बड़ी अनंत है। लेकिन जो बीजेपी के अंदर अंदर लड़ाई थी वो अब सड़क पर आ गई है। अब इसे कैसे नेतृत्व निपटता है ये देखने वाला होगा। संगीत सोम और संजीव बालियान, इन 2 नेताओं के बीच जो जुबानी जंग है उसे सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है
कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है। अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। संगीत सोम कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी फोरम पे कहो, मैं भी चुनाव हारा था। दरअसल ये पृष्ठभूमि विधानसभा चुनाव 2022 से हुई थी। ये कहा जा रहा था कि संजीव बालियान ने संगीत सोम को चुनाव हरा दिया, तो ईंट का जवाब पत्थर से। और फिर जब उत्तर प्रदेश में ये क्षत्रियों की नाराजगी का नैरेटिव आया तो इसका झंडा लेकर संगीत सोम, सुरेश राणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय नेता हैं, इन्होंने इस झंडे को उठाया और फिर ये झंडा टार्च बेरर की तरह आगे बढ़ता गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा और उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को एक आंकड़ा आ रहा है कि तकरीबन 4-4.5% वोट समाजवादी पार्टी को क्षत्रियों का उत्तर प्रदेश में मिला है। और ये परसेंटेज किसी को सीटों में, ज़्यादा सीटों में तब्दील करने के लिए काफ़ी है। अब ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, सरधना इस इलाके की बात है जहाँ ये जंग छिड़ी है दो नेताओं में। दोनों बाहुबली, महाबली राजनीतिक रूप से नेता हैं। उसी से सटे गाजियाबाद में एक विधायक हैं लोनी से नंद किशोर गुर्जर, अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो भी लगातार अपने पार्टी के नेताओं को कोस रहे थे। अब वो अधिकारियों को कोस रहे हैं कि अधिकारियों ने चुनाव हराने में कोई देर नहीं की, उन्होंने कोई कोशिश छोड़ी नहीं, फिर भी हम किसी तरह जीते। पूरे किसान आंदोलन में अगर बिल पास हो जाते, बाबा साहब लड़ते रहे, बाबा टिकैत लड़ते रहे, उनको पास हो जाते तो किसानों के मसीहा माने प्रधानमंत्री जी बन जाते। एक केंद्रीय मंत्री की ऑडियो मेरे पास है, उन्होंने उनको पूरे मामले को, आंदोलन को वापस कराने के लिए पूरी भीड़ भी और पूरी भूमिका निभाई, आरोप हम पे लगाया। और इसके बाद अब इस चुनाव में भी जो क्षत्रिय महासभा के जो कार्यक्रम हुए जिनमें कोई अनुमति भी नहीं थी, इतना पैसा कहाँ से आया, ये जांच का विषय नहीं है क्या?
कैसे हमको 10 आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी, वहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, कहाँ से टेंट लगे। पूरे देश में एक केंद्रीय मंत्री इस भूमिका को निभा रहे थे। किसके कहने पे थे ये भी हमें जानकारी है, लेकिन इसकी जांच भी पार्टी कर ले। अब बताइए, गुजर नाराज हो जाए इसलिए हमारे साथ किया, त्यागी नाराज हो जाए इसलिए किया, हमसे कोई बात तो थी नहीं। अपराधियों को गनर दिए गए जिन्होंने हमारी चेयरमैन के मर्डर किए, जो हमारे ऊपर हमले करने चाहते हैं उन सबको थोक में गनर दिए गए। मैंने पूरी सूची दे दी है। मैं लगातार अधिकारियों से कहता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी थी कि ये चुनाव हराने के लिए पूरी साजिश कर रहे हैं। अब जैसे ही आचार संहिता हटी है, अब ये भाग रहे हैं, अब उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं कि मेरे यहाँ सुरक्षा है, मैंने इसलिए वीडियो डाली, कोई सुरक्षा सिपाही है वहाँ, आप जाके देख लो। तो ये जो लगातार हो रहा है, मैंने उच्च अधिकारियों को बताया, प्रमुख सचिव गृह तक संजय प्रसाद जी को, लेकिन कोई जुने रहेंगी कि विधायक 3 महीने घूमते रहे केवल हत्या कराने की साजिश। मार मची है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और धीरे 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 ये बातें खुलकर एटा एटावा और धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश में ये बातें हो रही हैं और अब खुलकर भी चीज़ें आ रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर जैसे, संगीत सोम, संजीव बालियान जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात कहने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है पार्टी फोरम तक ही सीमित रह जाएं वो, लेकिन पब्लिकली वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये बातें करने लगे हैं। अब इन सबके बीच आज रायबरेली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे धन्यवाद सभा करने के लिए, धन्यवाद वहाँ की जनता को धन्यवाद देने के लिए। वाले उत्तर प्रदेश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज धन्यवाद यात्राएं निकाली कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा रायबरेली में, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम है और भारतीय जनता पार्टी को वो खुली चुनौती दे गए मंच से। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं
आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों की पॉलिटिक्स हो, उनकी मदद की पॉलिटिक्स हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा अगर प्रियंका काशी से लड़ जाती तो मोदी जी चुनाव हार कर जाते। और उत्तर प्रदेश में भी वो संकेत दे गए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की ये जोड़ी अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में रहकर घूम घूम कर ये करेगी। और इसके संकेत अखिलेश यादव ने भी दे दिए हैं कि वो भले ही उत्तर प्रदेश के बजाय वो देश की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो इपिक पॉइंट रहेगा वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, तमाम राष्ट्रीय चैनलों में ग्रुप एडिटर, संपादक और तमाम समाचार पत्रों में वरिष्ठ पदों पर रहे अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अजय जी। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी लगातार उत्तर प्रदेश को घूमते रहते हैं, ऑफ स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन भी बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं हमसे। राजू जी स्वागत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी हरीश अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत महेंद्र जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत भी आज हरीश जी से ही बनती है, क्योंकि इनकी पार्टी के दो नेताओं ने तलवारें निकाल ली हैं। अभी तक ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में सब बैठक, भोजन और विश्राम के दौरान ही सब चलता रहता है, कि इस तरह सड़क पर कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं आता। लेकिन अब ये तो सड़क पर आ गया, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, संगीत सोम कह रहे हैं कि भाई पार्टी फोरम पे कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और ये एक आवाज़ नहीं है, राजवीर सिंह राजू की आवाज़ है, साक्षी महाराज की आवाज़ है। अभी पूर्वांचल की तरफ बढ़ जाए तो कई नेता ये हाहाकार कर रहे हैं कि भाई हमें भितरघात ने हरा दिया। हरीश जी, क्या आप लोगों ने कल्पना की थी कि आपकी अनुशासित पार्टी में इस तरह सड़क पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी? और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, एक हार ने इतना हिला दिया आप लोगों को क्या? नहीं, जहाँ तक डॉक्टर संजीव बालियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, वो सामान्य रूप से है, क्योंकि पत्रकारों के जवाब देने के लिए और उनसे रूबरू होने के लिए, और कहाँ खामियां रह गई, लगातार पत्रकार बंधु निजी रूप से टेलीफोन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं सामूहिक रूप से आपको जवाब दूंगा, और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, अब आगे तो बोलिए, इतना ही जवाब थोड़ी हुआ। बुराई नहीं, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने इतनी बुराइयां संगीत सोम की कर डाली, इतनी बुराइयां कर डाली कि संगीत सोम ने भी आज बाहें चढ़ा ली ऐसे ऐसे करके, जैसे आज हम चढ़ा के आए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई अब आओ जरा अब निपट ही लेते हैं हम। जहां तक संजीव बालियान जी का सवाल है जी, वहां आप ही के किसी पत्रकार बंधु ने कोई सवाल किया और उसका केवल उन्होंने जवाब दिया है। और अगर आप संगीत सोम जी की बात करोगे तो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि पार्टी के फोरम पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। तो मुझे इस बात का दुखद आश्चर्य है कि ऐसी बात कहना वाला व्यक्ति विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि ये चीजें, और न केवल कहा बल्कि एक बहुत बड़ी लंबी चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम में लिखी है। तो मुझे कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरा आग्रह भी है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, वही बालियान जी वाली भाषा आप भी बोल रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं, बालियान जी भाषा नहीं, बालियान जी वाली भाषा आप भी बोल रहे हैं। मतलब संगीत सोम खुलकर कह रहे हैं कि भैया सरधना में आपने विकास किया नहीं, उनके कार्यकर्ताओं को मार पीट के जेल भिजवाया, मुकदमे लिखवाए, छत्री और जाटों में पाला खिंचवाया, और उसके बाद भी आप उनको पार्टी से बाहर भी करा देंगे। देखिए बंधुवर, जहां तक संगीत सोम, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, वे केवल अपने आप को जाति के नेता मान के बैठ गए। अरे तो हमें तो लग रहा है आपने अवधेश जी की भूमिका भी पूरा कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे अवधेश जी से कुछ सवाल ही नहीं करना पड़ेगा, आपने दोनों बातों का जवाब दे दिया। हरीश जी, नहीं, ये संगीत सोम ने विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
और टारगेट बनाया है, न केवल व्यक्ति को, पार्टी को भी बनाया है। अगर वास्तव में पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं तो उनको प्लेटफॉर्म पे काम रखना चाहिए। क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्यों आप पत्र लिख रहे हो? इसका मतलब अरे आप भाई, पार्टी के अनुशासित उन पर सिपाही अगर नहीं है। हार का ठीकरा कोई पब्लिकली फोड़ेगा तो वो आदमी चुप बैठेगा, फिर उसको भी सर, तो मेरा कहना निवेदन चाहिए। उनके गांव में देखो ना, उनके गांव में पार्टी हारी है तो सीधी सीधी जवाब दे उनकी बनती है। तो वो कह रहे हैं पार्टी का कि दोनों विधानसभाएं बुढ़ाना और चरथावल दोनों बालियान की अपनी विधानसभाएं वहां भी हारे हैं। सर, अगर और सरधना में इतनी बुरी गति नहीं हुई जितनी चरथावल और बुढ़ाना में हुई है। सर, बुढ़ाना में 1,70,000 वोट मुस्लिम समुदाय की हैं और बड़ी संख्या में उनका वोट बढ़ा है। अच्छा, ये पता नहीं था उम्मीदवार तय करते हुए और कि यहाँ ये मुसलमान पार्टी भी की रहते समीक्षा हैं। करने का तरीका भी है कि हम हर बूथ की समीक्षा करें। अगर उनके गांव की बात करेंगे मम्मन की, तो वहां भाजपा हार के आई है, उन्हें जवाब देना अच्छा, पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। प्रदेश अध्यक्ष के बूथ के बारे में जरा कोई कमेंट कर दीजिए। उनके बूथ के बारे में न्यूज़ है क्या उनकी, जानकारी आपके पास है? फेक न्यूज़ अपने है, बूथ पे आदरणीय- कितना वोट दिला पाए भूपेंद्र चौधरी? आप आंकड़े निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी के बूथ पे पार्टी जीत के आई है। हाँ, जीत के आई, लेकिन क्या वो जी। उतने वोट मिले हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष? अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण है, क्या आपका जी। नेतृत्व तो प्रदेश अध्यक्ष या तमाम जो बहुत बड़े नेता हैं, पश्चिम से ही जी। धर्मपाल सिंह भी आते हैं, क्या इन जी, लोगों जी। के कानों तक ये बात नहीं पहुंची? मीडिया में जोर शोर से बातें हो रही हैं, क्या कोई एक्शन कार्रवाई कहीं कोई अभी तक तो दिख नहीं रही मुझे? नहीं, ये तो देखो पार्टी का व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हर बूथ की और हर विधानसभा, हर लोकसभा की समीक्षा की जाएगी और जो कारण रहे होंगे उन पर आगे हम विचार करेंगे और दोबारा से फिर खड़ी होगी पार्टी। अच्छा, ठीक जी। है, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से लौटूंगा तो बहुत सारे मेहमान हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल ये जो अंदर की लड़ाई है सड़क पर क्यों आई है, ये बड़ा दिलचस्प विषय है और बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। घर की लड़ाई सड़क पर आई। उत्तर प्रदेश भाजपा में जो अंदर कलह चल रही थी वो सड़क पर आ गई है। संजीव बालियान और संगीत सोम ने एक दूसरे के खिलाफ जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि संगीत सोम ने संजीव बालियान को हराया है और इसको लेकर एक अलग तरीके की कलह पार्टी के अंदर मची हुई है। एक बड़ी दिलचस्प बात निकली कि बालियान के समर्थक और बालियान खुद कह रहे हैं कि संगीत सोम समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे थे। अवधेश यादव, आप लोगों ने इस बार इस चुनाव ये काम भी किया है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर सेट कर लिया था आपने? अवधेश यादव। चौहान जी, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली संजीव बालियान जी की सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। पहले चरण की 8 में से 6 सीटें हम लोग जीते हैं, दूसरे चरण में भी हम 3 सीट जीते हैं और लगातार पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी सभी क्षेत्रों में चुनाव जीती है उसमें जनता का जो गुस्सा था सत्ता के प्रति, जो मोदी की गारंटी थी उस पर जनता विश्वास नहीं कर रही थी। क्योंकि अभी देखिए, आपने देखा होगा, अब कहा जा रहा है कि ये एनडीए थर्ड सरकार है, तीसरी एनडीए की सरकार है और सच्चाई है इसके पहले कहा जा रहा था गारंटी भी मोदी जी की थी और सरकार भी मोदी जी की तीसरी बनने जा रही थी। लेकिन अब ना गारंटी बची। भाई, गारंटी इसलिए नहीं बची कि जब उनके बनारस के लोगों ने उनकी गारंटी भरोसा नहीं किया, जिस पर वो कई लाख 6 लाख से ऊपर चुनाव जीते थे। इस बार किसी तरीके से 1,52,000 से चुनाव वो जीते। गोरखपुर में जहां से 3 लाख 4 लाख से चुनाव जीता करते थे, 1 लाख से बमुश्किल जीते। ऐसी तमाम सीटें हैं, आप यही देख लीजिए, 4 लाख से करीब राहुल गांधी जी चुनाव जीत रहे हैं और वो 1,52,000 से जीत रहे हैं। यहाँ अमेठी का एक घमंड में लोग थे। और ये तो लड़ाई जो आप बता रहे हैं ना, चर्चा, ये कोई लड़ाई नहीं सर, लड़ाई अरे तो अवधेश यादव, ये तो बता दो अंदर की बात। संगीत सोम के लिए वो कह रहे हैं कि आपने सेट कर लिया था, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस तरह बहुत सारे नेताओं को आपने बीजेपी के सेट कर लिया था क्या अंदर से? समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में जनता के समस्याओं को उभारा था और जनता ने हमारा साथ दिया है। इसका अंदरूनी झगड़ा दिल्ली में बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में 2 डिप्टी सीएम नहीं आते हैं,
अभी तो ये कुछ भी झगड़ा नहीं दिख रहा चौहान जी आपको। आने वाले समय में देखते जाइए क्या क्या है उत्तर प्रदेश से पिक्चर, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है ना, बहुत तेज टकरा रही है आपस में। अब इतनी तेज टकरा रही है कि वो चिंगारी भी दिखने लगी है, और वो चिंगारी कब आग का रूप अख्तियार कर लेगी वो आप आने वाले समय में आप लोग भी देखेंगे। पेट्रोल की पिपिया लेकर खड़े हो गए, जरा चिंगारी दिखे डालो, आग हम भड़काओ। लोग कहीं पेट्रोल की पिपिया लेके नहीं खड़े हैं, हम लोग सिर्फ जनता के बीच में अब अपने अगले मिशन के तहत में निकल रहे हैं। और अभी जनता ने जो एक धक्का दिया है, हम लोग अब जनता से जाके अनुरोध करेंगे, उनकी समस्या बताएंगे कि आने वाले 27 और आने वाले चुनाव में इन लोगों का सूखा राहुल साफ गांधी किया ने जाए। आज हम कहा इसके है लिए कि जाएंगे। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे होने चाहिए राजनीति के। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा है गठबंधन के लिए, आप लोगों सबके लिए। इसी मुद्दे पर साथ भी दिया है। इनके अंदरूनी झगड़े तो छोटे मोटे झगड़े हैं, अभी बहुत बड़े बड़े झगड़े हैं, वो झगड़े आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। ठीक बात है, मैं अजय जी को चर्चा में शामिल करता हूं, इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता का। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान परिदृश्य है राजनीति का, बहुत सारे आज मैं देख रहा था मीडिया चैनल ये चला रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है यूपी में, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा सस्पेंस जैसे हॉरर फिल्में दिखाई जाती उस तरह का सस्पेंस आज मीडिया में चल रहा है। हॉरर दिखा रहे हैं, टेरर दिखा रहे हैं मीडिया वाले। उसके अलावा ये जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र अनुशासन वाली पार्टी कही जाती रही, अब भी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरीके की लड़ाई जो सतह पर नहीं बिल्कुल सड़क पर आ गई है। अजय जी देखिए, मुझे लगता है कि जब चीजें कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी होती हैं या कुछ चीजों को लेकर जुड़ी होती है, आप देखिए सबसे बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश का यदि कोई मुद्दा है तो वो किसान है, कामगार है वहां का। और स्थिति यह है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की स्थिति हुई, जिस तरीके से संजीव बालियान ने इग्नोर किया किसानों के मुद्दे को, निश्चित रूप से वो मुद्दा था, उसका विरोध होना स्वाभाविक था। तो उस वक्त में जो स्थितियां पैदा हुई, और उसके बाद में संगीत सोम जब चुनाव लड़ रहे थे तो संगीत सोम का आरोप था उस समय कि उनको हरवाने के लिए काम किया। तो ये सारी चीजें कहीं कुछ स्वार्थ की हैं, कहीं कुछ मुद्दों की है, और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज बालियान को चुनाव हारना पड़ा। अब बालियान को चुनाव हारने में दो चीजें, एक उन्हें रालोद की मदद मिलती, वो नहीं मिली। रालोद ऑलरेडी पहले ही कह रही थी कि हमें उन्हें हराना है, तो शायद उन्होंने भी एक भूमिका अदा की होगी, वो जबकि बीजेपी के साथ थे इस बार। और उधर संगीत सोम का जो कहना था वो भी कहना अपने आप में जायज था। तो निश्चित रूप से जब संगीत सोम, भाई कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनली करेगा, बात करेगा, कोई आरोप लगाएगा तो संगीत सोम भी कहेंगे, वो भी उसका जवाब देंगे। उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है, पार्टी उस पर फैसला करेगा। तो इस तरह की बातों को लेके इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो जरूर है। आप देखिए आज राजपूतों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजपूतों का अपमान किसने किया था, सबसे बड़ी बात। और जिन्होंने अपमान किया था वो आज इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि राजपूत ऐसा किए, राजपूत वैसा किए। अरे भाई, किया यदि तो उसका कारण क्या है, उसके लिए उकसाया किसने, किसने ये हालात पैदा किए। तो जब आप रोज अपमानित करेंगे तो अगला क्या करे, स्वाभाविक सी बात है। यही स्थिति तो यही देखने को मिल रही है। और जहां भी आप देखिए, बनारस से लेके सब जगह आप देखिए, यही नहीं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश मत देखिए, पूरे में देखिए, राजपूतों का एक रुख रहा है कहीं ना कहीं गुस्से का। कुछ जगह ज्यादा रहा है, कुछ जगह कम रहा है, लेकिन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उस गुस्से को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। लीडरशिप की ओर से जो प्रयास करने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो स्वाभाविक सी बात है जवाब देंगे, और जवाब बनता भी है। तो वो एक ऐसी कौम है जो सदैव लड़ती रही है, इस देश के लिए लड़ी है और चीजों के लिए लड़ी है। तो उस वक्त में जिसने रक्षा करने की लड़ाई लड़ी है, जब आप उसका अपमान करेंगे तो जवाब देगी। यही वजह है कि है चिंता। तो अब कहा जा रहा है बदला लेंगे, तो साहब किससे बदला लेंगे? योगी से लेंगे, राजनाथ से, तो उन्हें तो रक्षा मंत्री बना दिया है, तो उनसे तो अब लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। और योगी से लेंगे तो क्या योगी के लोग शांत बैठेंगे? आज भी वो दिन याद करिए जब योगी को बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी जी, उन्होंने चुनौती दे करके गोरखपुर से चुनाव जीत के दिखाया था, वह भी दिन है।
तो इसलिए इन बातों को इस तरह से लेना नहीं चाहिए। आपको याद करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो प्रधानमंत्री थे, महावीर त्यागी। उन्होंने संसद के अंदर उनको कहा था, सार्वजनिक तौर पे कहा था। अब आप सोचिए, संसद के रिकॉर्ड में मौजूद है, हटाया नहीं गया था। लेकिन इसको बुरा नहीं माना जाता है, राजनीति है, कुछ गुस्से होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो किसी जाति को, समुदाय को, लोगों को प्रभावित करती है, उनसे जरूर बचना चाहिए और मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। यह सबक उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि वो मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, वो नफरत की राजनीति नहीं चाहती है, वो चाहती है प्रेम की राजनीति कीजिए। राम को राम मानिए, राम को आप लेके आए हैं यह मत बताइए, राम सबको लेकर आए हैं यह सत्य है। तो यह विषय है और इस बात को समझना चाहिए। जी अजय जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपसे कर लेते हैं, फिर महेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे। संजीव बालियान के जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संगीत सोम ने की, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आरएलडी से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आरएलडी से गठबंधन का नुकसान हुआ है, हमें जो सीटें हम परंपरागत तरीके से जीत रहे थे वो सीटें हार गए। इसका क्या कहने का मतलब? और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि आरएलडी बालियान को हराना चाहती थी। इस जो मंतव्य है, मंशा है, इसके पीछे क्या है? देखिए, आप एक चीज समझिए, जब अजीत सिंह को बालियान ने हराया था, उसी समय से उन्होंने कहा था कि अब हमें इनसे बदला लेना है। तो वह स्थिति कायम थी, वो खत्म नहीं हुई थी और उसका प्रभाव दूसरे और सीटों पर भी पड़ा है, निश्चित रूप से पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शामली में भी उसका असर देखने को मिला है, उसका असर दूसरी और भी जगह देखने को मिला है। तो जब आप एक संदेश देंगे कि नहीं इधर ये करना है, सपोर्ट नहीं करना है, तो फिर वो 4 जगह और भी चला जाता है। कुछ जगह वो नुकसान ज्यादा कर जाता है, कुछ जगह कम कर जाता है। तो निश्चित रूप से उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा आरएलडी को फायदा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि 2019 का चुनाव देखिए, आरएलडी 0 पे थी और उसे राज्यसभा भी जाने के लिए अखिलेश का सहारा लेना पड़ा था। समाजवादी पार्टी सहारा नहीं देती तो राज्यसभा नहीं जा सकते, उनके तमाम सारी हार हुई थी। ऐसी स्थिति में उनको जो आज 2 सीटें मिली हैं, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के वोट से मिली हैं, लेकिन उनके वोट से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ। यह प्रमाण खुद वहां के नतीजे बता रहे हैं। अजय जी, क्या यही वजह है कि उनको राज्य मंत्री में निपटा दिया गया है? क्योंकि कहीं ऐसा लग गया हो नेतृत्व को कि भाई इनसे फायदा नहीं, नुकसान हुआ है, लेकिन अब वही है ना कि गुड़ भरा हंसिया ना गुला जाए ना लीला जाए, यूपी वाली कहावत। स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए ना कि जहां एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाता है, वो सम्मान दिया जाता है, और जयंत चौधरी का लाभ आने वाले 5 महीने के बाद में लेना है हरियाणा के चुनाव में, बावजूद इसके उन्हें कैबिनेट स्तर नहीं दिया जाता है। संजीव बालियान कैबिनेट मिनिस्टर थे, यानी आपका स्तर संजीव बालियान से आज की भी तुलना कर ले तो छोटा है। यदि वो हारे नहीं होते तो वो कैबिनेट होते, आप नहीं होते। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह उन्हें कद बता दिया गया है, ठीक है हम आपको एडजस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप हैसियत नहीं रखते हैं, उन्हें उनकी हैसियत भी बताई गई है। जी ठीक बात है। महेंद्र सिंह की तरफ रुख करेंगे। महेंद्र सिंह, पश्चिम में अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया और पूरब तक, पूर्वांचल तक जो मुद्दा अभी हम लोगों ने रेखांकित नहीं किया था, हालांकि पूर्व डिबेट में लगातार अभी राघवेंद्र सिंह राजू बोलते तो जरूर छतरी वाला मुद्दा वो लेकर आते, लेकिन अजय जी ने ही उस मुद्दे को रेखांकित कर दिया कि छतरियों की नाराजगी से दिक्कत हुई। हम लोगों ने कम से कम 50 डिबेट इस विषय पर की होंगी जब गुजरात से शुरू हुआ और हम लोग बिहार तक छोड़ कर आए इस डिबेट को, इस चर्चा को। ये अब आज हम संगठन की बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को क्या ये चीज़ें नहीं पता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है? राजवीर सिंह राजू कल्याण सिंह के बेटे खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे हरा दिया गया, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि आस्तीन में सांप छिपा हुआ है, निरंजन ज्योति कह रहे हैं गद्दार हैं। ये हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ये कई नेताओं ने कहा है। दरअसल इसमें से 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो नेता कह रहे हैं, खासतौर पर अगर साक्षी महाराज की बात की जाए, निरंजन ज्योति की बात की जाए, क्योंकि उन इलाकों को मैंने देखा हुआ है, वहाँ इन उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा एक तरीके से पर्सनल तौर पे पसंद नहीं करते हैं लोग। वहाँ पर इनके खिलाफ
बहुत नाराजगी है। पार्टी से थे इसलिए इनको वोट मिलते थे, इनका पर्सनल कनेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरी चीज यह है कि संगठन जानता है, लेकिन संगठन ने, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिबेट में कहा, कि संगठन ने इस बार बहुत कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सबसे कम कैंडिडेट यहाँ उत्तर प्रदेश में बदले गए थे, नए कैंडिडेट नहीं ला पाए, और जो पुराने कैंडिडेट थे उनमें निश्चित तौर पर उनके कामकाज को लेकर के जनता खुश नहीं थी। दूसरा, जो कॉम्बिनेशन बना इस बार अखिलेश यादव के तरफ जो वोट आए, उसमें ओबीसी शिफ्ट हुआ, जो बीजेपी का पटेल वोटर था वो शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ, और तमाम ओबीसी वोटर्स उसकी तरफ शिफ्ट हुए। दूसरा ये कि दलित वोट जो है मायावती का, आप देखिएगा बहुत खिसक करके इधर की तरफ आया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन में दलित और ओबीसी में जो सेंध लगी, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिले, इसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। यही आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ। मुजफ्फरनगर में भी दलित वोटर्स बड़ी तादाद में है, करीब 2.5 लाख है, ओबीसी वोटर करीब 5.5 लाख है, मुस्लिम वोटर 5 लाख है। अब आप इस कॉम्बिनेशन की कल्पना कीजिए, 1.5 लाख जाट वोटर है। जाट वोटर इस बार हरिंदर मलिक की तरफ गया है, बाकी मुसलमान हरिंदर मलिक की तरफ गए। तो निश्चित तौर पर बालियान की सीट बड़ी मुश्किल थी। संगठन की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर अभी और आवाजें उठेंगी इस तरीके की। दोनों वजह हैं। एक तो बीजेपी यहाँ पर जितने बदलने चाहिए थे कैंडिडेट नहीं बदल पाए, बहुत सारे कैंडिडेट अपनी वजह से हारे हैं। पार्टी एक वजह थी, ये सारा गुड़ागड़ित एक वजह था, जाति का कॉम्बिनेशन एक वजह थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो हारे हैं वो अपनी उनकी वजह थी। अगर उनको बदल दिया जाता तो शायद इस तरीके के रिजल्ट देखने को महेंद्र सिंह, गनीमत है यूपी में जो तकरीबन 11 सांसद ऐसे जीते हैं बीजेपी के जो बहुत कम अंतर से जीतते हैं, और उन पर विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है कि भाई गड़बड़ हुआ है, वो नहीं होते तो क्या संख्या होती, क्या हाहाकार मच रहा होता इस वक्त। बिल्कुल। और एक और चीज, जो आरएलडी बीजेपी को कुछ लाभ नहीं दे पाई, तो आरएलडी का भी नुकसान हुआ है वहां पर जाकर। अगर कल्पना कीजिए आरएलडी भी इधर होती इंडिया ब्लॉक में, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता है। जो सबसे ज्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी जीत के लाई है, वो तो बहुत बुरा हाल होता। तो आरएलडी का भी नुकसान हुआ, बीजेपी की तरफ गया है। जी, मैं राघवेंद्र सिंह राजू को चर्चा में शामिल करता हूं। राघवेंद्र सिंह राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल्याण सिंह के बेटे कहते हैं कि भितरघात हुआ, तो ये संगठन कर क्या रहा था भाई उत्तर प्रदेश का? ये धर्मपाल और भूपेंद्र चौधरी कर क्या रहे थे? चुनाव लड़ा रहे थे या चद्दर तान के सो रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं दुर्गेन जी, ये बात सच है। व्यंग बाण बहुत चल रहे हैं, और साक्षी जी ने भी ये बात कही कि आस्तीन भितरघात, इस तरीके के कल्याण सिंह के बेटे रो पड़े राजू भैया। वो कह रहे हैं कि बताओ, ये कोई कल्पना कर सकता था कि राजू भैया हार जाएंगे क्या? अजय शुक्ला जी ने जो बात कही, माननीय दुर्गेंद्र जी, बड़ा उन्होंने स्पष्टता बहुत सारी चीजें कह दी। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो परिकल्पना है, आपने देखा अलग अलग प्रांतों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत में 10 में से सिर्फ 7 सीटें जीतते हैं। ब्रज प्रदेश में वहां पर 3 मंत्री बनाए गए। आपने देखा हो, डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को बना दिया जातीय आधार पर, और बीएल वर्मा साहब को भी बना दिया भाई लोधी समाज के नेता मानते हुए, और ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा। क्योंकि क्या था, ब्रज प्रांत में जो है इनकी जो सीटें थी, उस ब्रज प्रदेश में 13 में से 8 आई। लेकिन दुर्गेन जी, जो सबसे बड़ा जो आप देख रहे थे कि काशी, जिसमें कहा गया वहां पर प्रधानमंत्री जी की, जहां आपने देखा वो बहुत, जितनी लोग गणना कर रहे थे कि इस बार 7-8 लाख वोटों से जीतेंगे, और वहां पर काशी प्रांत में 14 में से सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीती। और वही स्थिति आप देख लीजिए आकर के, जो है अवध प्रांत में 16 में से 7 सीटें जीती, गोरखपुर प्रांत में 13 में से 6 सीटें जीती, और कानपुर प्रांत में भी सिर्फ 10 में से 4 सीटें जीती। और फरकाबाद का तो आपको मालूम है, कल सलमान खुर्शीद जी का और तमाम अखबारों में एक बयान था कि जिन जिन सीटों पर मतों के अंतर से प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाए, अखिलेश जी ने भी बयान में अपने कहा है। कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है, हरेंद्र मलिक जी कोई छोटे नेता नहीं है। माननीय अजीत सिंह जी का पूरा चुनाव का संचालन, कभी मैंने देखा, हरेंद्र मलिक बहुत बड़े किसान नेता हैं,
और चौधरी अजीत सिंह जी का चुनाव का पूरा संचालन वो करते थे एक बड़े नेता के रूप में। स्वाभाविक बात है, कई जगह आपने मंच में देखा हो कि जयंत चौधरी जी भले लब्बो लुआब में हो, लेकिन आज ये बात सही है, राज्यसभा में जो शुक्ला जी ने कहा उनको पहुंचाने का काम पहले भी वो मुलायम सिंह जी से उनको लाभ मिला, और आज फिर जो भले कहें उन्होंने कई बार कहा कि नहीं, तो ये ठीक है, राजनीति में अवसरवादिता का दौर है, कच कुल औरता का जोर पर है, लेकिन ये बात सच है कि राघवेंद्र जी मेरा सवाल आप भटकाइए नहीं, राघवेंद्र जी मेरा सवाल आप भटकाइए नहीं, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। मैं बार बार मैं केवल चर्चा आज पश्चिम की करने नहीं बैठा हूं, मैं चर्चा पश्चिम के बहाने भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जिसके बारे में पहचान है पार्टी, बूथ यूथ पन्ना प्रमुख मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये क्या कर रहे थे भाई? अगर इतना भितरघात हो रहा था तो ये जो पार्टी के पदाधिकारी क्या कर रहे थे? क्या ब्रजेश पाठक केवल भर्ती अभियान छेड़े हुए थे कि लाओ भर्ती करो भर्ती करो भर्ती करो? उनको क्या चिंता नहीं थी कि चुनाव भी जीतना है? क्या केशव मौर्य समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह के ही अपने कर्तव्य की समाप्ति मान रहे थे? ये क्या कर रहे थे लोग? कौन जिम्मेदारी फिक्स करेगा इनकी? राघवेंद्र राजू जी, जो बात आपने कही है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व तो एकदम खत्म हो गया, ये निश्चित तौर पर। और जातिवाद का जो आरोप लगा करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की जो अगड़ों को झगड़े में फंसाने का काम होता था, आप बिल्कुल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बहुत अहंकार में था। आप किसी मंत्री के यहाँ जाइए, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, 3-3 4-4 घंटे, मिलने का समय नहीं मिलता। बीजेपी में देख लीजिएगा, इस बार जो बीजेपी का संगठन था प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों, कितना वो कार्यालय में बैठते हैं। इससे पहले जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, इन नेताओं से मिलना आम कार्यकर्ता को जिस तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी से मिलना, नौकरशाही भी आ भी रही है दुर्गेन जी, ये तमाम जो नैरेटिव बने और जो व्यंग्यवाण चलाए, उनसे कोई हासिल होने की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि केशव मौर्य भी तो किसी न किसी दल से आए, और ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं पहले कहीं थी, अब यहाँ है। तो ये तमाम बातें हैं, और 16 सीटों पर तो सीधा सीधा बसपा से भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संगठनात्मक स्थितियां हैं, आज पूरा बुंदेलखंड मंत्रिमंडल के विस्तार में अछूता है, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन सबके साथ में अगर जयंत चौधरी को ये मानते हैं और जयंत चौधरी को जाटलैंड का सबसे बड़ा नेता उभारने का प्रयास करते हैं, मैं ये बात बताता हूं, सतपाल सिंह जी को टिकट नहीं दिया गया तो वो वहां अपने को बड़ा मानते थे, और जिस तरीके से पीके सिंह का टिकट काटा गया, छत्रपुर में नाराजगी थी। और दुर्गेन जी, सीडीएस की जो रिपोर्ट आज मैं एक चैनल में देख रहा था, उसमें लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ी है, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। और जो रिपोर्ट आ रही थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम जो चीजें थी, और सबसे बड़ी चीज जो बात अजय शुक्ला जी ने उठाई किसानों की, भारतीय किसान यूनियन के नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह राकेश टिकैत के खिलाफ, अगर देश में सबसे बड़ा किसान यूनियन का आंदोलन था तो भानु प्रताप का था, लेकिन भाजपा ने उन्हें कहा कि नहीं, आप आइए, हम आपका किसान आयोग बनाएंगे, आपकी एमएसपी को लागू करने के लिए कुछ रास्ते निकालते हैं। आज भानु प्रताप ने भी, आपने देखा पूरन सिंह जी ने भी, तो तमाम जो नेता थे, महपाल सिंह मकराना जी ने, तमाम जो लोग लग गए, इन सब लोगों के साथ साथ में आपने देखा कि उत्तर भारतीयों को लेकर के तमाम जो नाराजगी, उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ये तमाम जो नाराजगी, ठीक है राघवेंद्र राजू, संगठनों के थे, ये तमाम जो संगठन लग गए, अजय शुक्ला जी कहते थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भूमिका से भी 4%। अच्छा, आपने अपनी मतलब की बात निकाल ली, अजय शुक्ला जी की बातों से आपने मतलब की बात निकाली, क्षत्रियों की बात निकाल ली। राघवेंद्र जी, आपकी बात वो कह चुके हैं अजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई क्षत्रियों की भूमिका रही है, बड़ी भूमिका, राजनीतिक भूमिका पहली बार रही, वो इस बात को कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाऊंगा, एक जवाब उनसे चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा सवाल है हरीश अहलावत जी आपसे, बहुत विनम्रता के साथ में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जब इतना सब कुछ बवंडर चल रहा था, अंदर 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 भीतरघात चल रहा था, बवाल चल रहा था, और यहां तक कि मतदान के दिन अलीगढ़ में कल्याण सिंह जी के बूथ से उनके जो एक बूथ का प्रभारी था, उसने कहा कि मैंने सपा को वोट दिया ऐसे दिखाकर, क्या तब भी भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ये जितने लोग संगठन और सरकार के थे, क्या उनकी नींद नहीं टूटी थी क्या कि भीतरघात हो रहा, यूपी हाथ से खिसक रहा?
अहलावत जी। दुर्गेंद्र जी, अब तो रिजल्ट आ गए हैं और निश्चित रूप से जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसे स्वीकार भी करते हैं और पार्टी फोरम पर निश्चित रूप से समीक्षा होगी। लेकिन वास्तव में ये जीत ऐसी नहीं है कुछ वो लंबी लाइन खींच दियो जिसने। आप निश्चित रूप से देखेंगे 2027 में हम पुनरावृत्ति करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ सीटें जीतेंगे और दोबारा से यहाँ सरकार बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी तो यही रहेंगे ना? नहीं, ये पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये विषय मेरा नहीं है, ये पार्टी के बड़े नेताओं को तय करना है कौन क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे उनको तय करना है। मतलब लेकिन जिसको पार्टी कार्यकर्ता के पसंद हिसाब करते से हैं वो नेताओं के अहंकार के चक्कर में, अगर वो नेता जिसे कार्यकर्ता पसंद करते हैं, एक माहौल विपक्ष ने जरूर बनाया, ये कहा कि भाई योगी जी हट जाएंगे। बहुत सारे योगी के समर्थक जो दिलो जान से योगी को चाहते हैं उन्होंने वोट नहीं दिया आपको, आप धराशायी हो गए, 33 सीटों पर आ गए। और 2017 हो या 22 हो, निश्चित रूप से उनके काम ने जनता के मोड़ से ये स्वीकार भी कराया है कि वो हमारे नेता हैं और प्रदेश लगातार उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो काम किए हैं, हमारा मुद्दा विकास था और दूसरी पार्टियों का मुद्दा जातिवाद और परिवारवाद था। कहीं ना कहीं ये चुनाव इसमें फंस के रह गया है। ठीक बात है, ठीक बात है भाई। अवधेश यादव, आप लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, ये जातिवाद परिवारवाद से आप चुनाव जीतोगे, जनता को गुमराह करोगे। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। देखिए, ये तो इनका बहुत पुराना आरोप है और खुद परिवारवाद करने वाले लोग आरोप लगाते हैं। ये जनता का जनादेश है, सबको उन्होंने मतदान किया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा मतभेद आपस में चल रहा है इन लोगों का नीचे से ऊपर तक कि आने वाले समय में आपको इसके भयानक परिणाम। समाजवादी का तो जूता सड़क पे भी बजा है, मंच पे भी बजा है। ये हमारे पे आरोप लगा रहे, अपना घर ठीक कीजिए, चाचा भतीजे में। अब अहलावत जी, अब ये वक्त आपका नहीं, आप अपना घर ठीक करिए। अब संगीत सोम बालियान को संभालिए। अब यहाँ जूता ही नहीं चला है, बस जिसकी बात कर रहे हो सब कुछ चल गया है। देखते जाइए होता क्या होता। चलिए, ठीक है। महेंद्र सिंह की छोटी सी टिप्पणी कि भारतीय जनता पार्टी क्या भाप नहीं पाई क्या? महेंद्र सिंह, नहीं, देखो तो रिजल्ट आ गए हैं, तौर पर भाप नहीं पाई, रिजल्ट आए हैं। जो करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाई। बहुत नाराजगी थी तमाम जातियों के ऊपर और उस तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। दूसरी चीज, मोहन भागवत जी ने जो कल कही कि आपको जो आप काम करते हैं आप मैं मत बोलिए कि हमने किया, वो बहुत बड़ी सीख है। ये एक घमंड सा आ गया था कि सब कुछ मैंने किया और इसी वजह से आरएसएस इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ इन चुनाव में। जो पन्ना प्रमुख की बात की जा रही थी और जो निकल नहीं रहे थे, जो इंटैक्ट रखते थे वो अपने कार्यकर्ताओं को, वो इस बार मिसिंग था और सोशल इंजीनियरिंग की कमी थी। तमाम जातियों के लोग नाराज थे, ये निश्चित तौर पर ये देखने को मिला, उसके रिजल्ट देखने को मिले। ठीक बात है। अजय जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। आप 27 के चुनाव या 27 में उत्तर प्रदेश, अभी थोड़ा बहुत जल्दी होगी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने सवाल किया, मुझे लगता है बीजेपी के उनसे प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि कौन होगा पार्टी तय करेगी। यदि आज यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आज आपका मुख्यमंत्री कौन है, योगी है, तो कहें कि हाँ, जब तक हाईकमान नहीं कुछ नया फैसला लेता है योगी जी रहेंगे। यही संदेश गलत जाता है। इससे जाता है कि कल के दिन आप योगी को हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये एक संशय पैदा करता है और यह संशय पैदा करता है कि योगी के खिलाफ मोदी बदले की कार्रवाई करना चाहते हैं। और यदि ये संदेश जाता है तो योगी को चाहने वाला हर व्यक्ति, जो व्यक्ति हिंदुत्व का चेहरा देखता है, एक संत का चेहरा देखता है, वो निश्चित रूप से उसको लेकर के खफा होता है और उसका परिणाम मिलता है। और रही बात परिवारवाद की स्थिति ये है कि आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 20 सदस्य परिवारवादी हैं। एक मंत्रिमंडल में ही सिर्फ 20 सदस्य है, पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी इनका वो मंत्र लागू नहीं है जो ये कहते हैं, चाहे 75 साल का हो चाहे दूसरे हो, यानी सब कुछ सुविधा अनुसार तय करेंगे, तब तो फिर निश्चित रूप से जनता उसका जवाब देगी। क्योंकि सब कुछ आपकी सुविधा अनुसार नहीं होगा, जनता की सुविधा अनुसार होगा। और मुझे लगता है जब तक ये उन चीजों को, जनता की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, वह नतीजे नहीं आएंगे जिसकी उम्मीद करते हैं। भागवत जी ने भी कुछ नसीहत दे दी है कि भाई जरा अहंकार छोड़ो। बिल्कुल,
सेवक को अहंकार होना ही नहीं चाहिए और मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। दोनों बातें उन्होंने कही है। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने सचेत किया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आरएसएस आज तल्ख है उन बातों से जो उसकी अपनी नीतियां थी उनसे जिस तरीके से दूरी की गई। जी बहुत शुक्रिया अजय जी। हरीश सहलावत आपका शुक्रिया। अवधेश यादव बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह राजू और तमाम करोड़ों दर्शक आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप धैर्यपूर्वक हमें सुनते हैं और हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। बड़ा सवाल, अग्नि परीक्षा, अग्निपथ है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में और अभी चुनाव को 3 साल हैं। लेकिन जो अजय शुक्ला जी ने कहा कि जो असमंजस है योगी को लेकर, जो असमंजस ऊपर से नीचे तक है, अगर वो रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे। नमस्कार।